हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्स बुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करेंगे अभी हाल फिलहाल में जो पश्चिमी एशिया में उथल पुथल मचा हुआ था, उसमें हारमुज जल संधि बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। ये आप सभी को पता होगा, है ना। अब हारमुज स्टेट कहाँ पे पड़ता है, तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता भी होना चाहिए कि हारमुज स्टेट जो है वो काम क्या करता है, फारस की खाड़ी को अरब सागर से या ओमान के सागर से क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ईरान को ओमान से अलग करने का काम करता है। अर्थात फारस की खाड़ी से, गल्फ ऑफ फारस से सटे हुए जितने भी कंट्री हैं उनसे होने वाला जो व्यापार है वो हारमुज स्टेट से होके होता है, जिसमें से कतर हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया। इन सभी का आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है फारस की खाड़ी से होकर होता है। तो फारस की खाड़ी से होकर होता है, तो इस तरह से वैश्विक लेवल का 20 से 40% आसपास व्यापार यहाँ से होता है। तो यहाँ पे ईरान और अमेरिका, ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था, जिसके कारण यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जहाज़ों को क्षतिग्रस्त किया गया था। अभी पिछले महीने आपने देखा होगा कि भारतीय एक जहाज़ था, उस पर भी अटैक किए गए थे। ठीक अभी उथल पुथल दूसरे छोर पे जो है शुरू हो गया है। अब दूसरा छोर कहने का मतलब ये है कि एक तरफ हारमुज स्ट्रेट है, जो हारमुज स्ट्रेट मुख्य रूप से फारस की खाड़ी को जोड़ता है किससे, ओमान सागर से या अरब सागर से। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एक अफ्रीका कंट्री, अफ्रीकन जो कंटिनेंट है उससे एशिया कंटिनेंट को अलग करने के लिए बीच में आपने देखा होगा रेड सी है, जिसकी लवणता, जिसकी साल्टिनिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पे रेड सी को यदन की खाड़ी से, यमन की खाड़ी से, है ना, जोड़ने वाला एक जल संधि है, जिस जल संधि का नाम होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बाब उल महदेव जल संधि, है ना। बाबुल महदेव जल संधि जो है वो क्या करता है, रेड सी को सीधे सीधे जोड़ता है अदन की खाड़ी से या यमन की खाड़ी से या अरब सागर से जोड़ने का काम करता है, और यमन को इरीट्रिया से या जिबूती से अलग करने का भी ये काम करता है। तो ये यहाँ से भी जैसे अफ्रीकन कंट्री हो गया या यमन हो गया या सऊदी अरबिया हो गया, या फिर से आपने देखा होगा यहीं पे रेड सी से सीधे सीधे भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया था, जो 1869 में इस नहर का निर्माण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर जो है वो कम हो जाती है। तो पहले आपको पता है कि अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका कंटिनेंट से होके यूरोपीय व्यापारी यहाँ पे आते थे, व्यापार करते थे। लेकिन वही 1869 में स्वेज नहर के खुल जाने के कारण, स्वेज नहर के बन जाने के कारण यूरोप और भारत के बीच की जो दूरी है वह क्या हो गई, 7000 किलोमीटर पहले की अपेक्षा कम हो गई, तो जिससे व्यापार करना और आसान हो गया। तो ये आपको पता होगा, ये जो स्वेज की खाड़ी है वह क्या करती है, वह सीधे सीधे भूमध्य सागर को रेड सी से जोड़ने का काम करती है, और उधर जो है इजिप्ट को ही अलग करती है, इजिप्ट वाले मेन पार्ट से अलग करने का काम करती है। तो इसमें आपने देखा होगा कि यह जो खाड़ी है, और इसके बीच में अकाबा की भी खाड़ी आपने पढ़ा होगा, यह खाड़ी खासकर जॉर्डन हो गया, इजराइल हो गया, इजिप्ट हो गया, यूरोपीय कंट्री हो गए, यहाँ से जो है व्यापार होता है भारत और कुछ अफ्रीकन कंट्री पे। तो यहाँ पे भारतीय जहाज एक जो है वह मुख्य रूप से जा रहा था, जहाँ पे क्या हुआ, अटैक हुआ, जिसमें से 13 भारतीय जो है वह नागरिक उसमें सवार थे, और एक जो है वहाँ पे यमन का नागरिक सवार था। इन 13 लोगों को जो है समय रहते बचा लिया गया है। जहाज डूब गया अटैक होने के बाद। ये दूसरी घटना आपको दिखाई दे रही है जहाँ पे रेड सी पे अटैक हुआ था। हालांकि यह रेड सी बहुत पहले से स्थिर भी नहीं रहा है। अभी पिछले 1-2 वर्षों में आपने देखा होगा बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियाँ यहाँ पर भी यहाँ के आसपास होते हुए नजर आएंगी। तो यहाँ पे भारतीय सेना के द्वारा भी अब कई ऑपरेशंस किए गए, भारतीय नौसेना के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशंस किए गए। उन ऑपरेशंस में यहाँ पे जो नक्सलवाद है इसको हटाने के लिए कार्य किए गए थे। हालांकि इसमें यमन में सऊदी अरबिया, यमन यहाँ भी कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, यूएसए का भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। तो भारतीय ध्वज रहित जो एक जहाज़ था भारत का, उस पर अटैक किया गया था, जिसमें 13 लोगों की यहाँ पे 13 लोग जो है डूब गए थे, उनको बचा लिया गया है अभी हाल फिलहाल में। तो ये कौन सी जहाज़ थी उसका नाम आप लोग याद रखिएगा। जो भारतीय जहाज़ थी उसका नाम था MSV फैज़ नूरे ओलिया। यह प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ था, जिसके बाद ये जहाज़ क्या हो गया, डूब गया। 13 भारतीय इसमें नागरिक सवार थे
और एक यमन का नाविक इसमें था, जो कि ये सभी लोगों को क्या कर लिया गया है, सुरक्षित इसमें से बचा लिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर ऐसे हमले होते हैं तो यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया आपको दिखाई देगी चलते हुए। तो अभी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अनुसार अगर देखा जाए तो ये भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक जहाज जिसका नाम MSV फैज नूरे ओलिया था, वह यमन के पश्चिमी तट के पास लाल सागर में यात्रा कर रहा था, बाब अलमादेव जलसंधि के आसपास। उसी समय एक प्रोजेक्टाइल से इस पे हमला होता है और हमले के बाद जहाज़ को गंभीर क्षति पहुंचती है। इसमें जो मौजूद लोग थे 14 लोग, 13 भारतीय और एक यमन का व्यक्ति इसमें सवार था, उनको जो है बचाव दल के द्वारा, कोस्ट गार्ड के द्वारा, यमन कोस्ट गार्ड के द्वारा, स्थानीय बचाव राहत कोष के द्वारा मुख्य रूप से एजेंसियों की मदद से निकाल लिया गया है। अब भारत के केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग जो मंत्री हैं मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा था कि भारत अपने नाविकों की सुरक्षा के लिए संबंधित देशों के संपर्क में है, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आखिर ये हमला किया किसके द्वारा किया गया और क्यों किया गया, क्यों भारतीय ध्वज रहित, यानी भारतीय ध्वज जिस जहाज़ पे था उस पर आखिर अटैक जो किया गया रेड सी में, कारण क्या था। इसके कई कारण बताया जा रहा है। भारत की प्रतिक्रिया इसमें ये बताई जा रही है कि वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमला जो किया जा रहा है, कमर्शियल जो जहाज़ों पे हमला किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है और लाल सागर रेड सी में स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी एक देश का यहाँ पे दबदबा नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, अनक्लॉज के जो कानून है उनके अनुसार ये कार्य होना चाहिए। तो अनक्लॉज के कानून के अनुसार और साथ ही साथ अपने व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए निगरानी धीरे धीरे भारत भी यहाँ पे बढ़ाने का काम कर रहा है। अब चूंकि रेड सी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया कि यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है जो यूरोप से एशिया को कनेक्ट करता है। साथ ही स्वेज नहर इससे जुड़ा हुआ है, जो कि मैंने बताया कि 1869 ईस्वी में स्वेज नहर बना हुआ था। वैश्विक व्यापार का 12% व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है, बाब अलमादेव रेड सी से होकर ही गुजरता है। उसमें तेल और गैस की बड़ी मात्रा इस समुद्री मार्ग से परिवहन होती है। सबसे ज़्यादा तेल और गैस का ही व्यापार इसमें आपको दिखाई देगा। समुद्री व्यापार में माल ढुलाई इसमें आपको दिखाई देगा कि महंगी हो जाएगी। भारत का बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार पर चूँकि निर्भर है, तो इसका अगर असुरक्षित रहता है रेड सी, तो आने वाले समय में जैसे हार्मुज स्ट्रेट पर कंसर्न था, तो अगर इस पर भी कंसर्न हो जाता है तो आने वाले समय में और महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि माल ढुलाई जो चीज़ें हैं वह उसमें रेट उसका बढ़ेगा तो सीधे सीधे इसका प्रभाव पड़ेगा। कंटेनर शिपिंग में देरी हो सकती है, निर्यात आयात जो है वो प्रभावित हो सकता है। ऊर्जा सुरक्षा पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आएगा, जो कि एक कहा जा रहा था कि हार्मुज स्ट्रेट के बदले रेड सी के तरफ से सऊदी अरबिया का जो तेल है या सऊदी अरबिया कतर से आने वाला जो तेल है उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सबसे बड़ा कंसर्न आपको दिखाई देगा। वही बीमा लागत के बारे में देखा जाए तो जहाज़ों के लिए युद्ध जोखिम प्रीमियम बढ़ सकता है ये आने वाले समय में, जैसा कि यह गतिविधियाँ अभी इस समय हाल फिलहाल में चल रही है। तो भारतीय नौसेना की भूमिका इसमें कैसे बढ़ेगी, तो इसमें संभावित कदम भारतीय नौसेना के द्वारा उठाए जाएंगे। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों की निगरानी करना, समुद्री गश्त को बढ़ाना या मित्र देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और आवश्यकता पड़ने पर एस्कॉर्ट जो मिशन है उसको सक्रिय करने के रूप में यह काम कर सकता है। भारतीय नौसेना जो है ये कार्य यहाँ पे कर सकती है। तो आगे फिर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, क्या इस पर निष्कर्ष निकलता है। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।